हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास पे। कैसे आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस चैनल पे हम लोग बहुत समय के बाद मिल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कारणों से मैं बिजी था एंड कुछ चीजें भी थी जिनको सॉर्ट आउट करनी जरूरी होती हैं। तो ये रुका हुआ था सारा का सारा बंदोबस्त अपना, बट फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, बट आ गए। आए हैं तो क्या लेके आए हैं? दो सीरीज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। पहला ये है क्विक रिवीजन प्रोग्राम। इस क्विक रिवीजन प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग अगले 30 दिन तक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पूरे सिलेबस को ही हम लोग कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे, कम ड्यूरेशन में ज्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये क्लास उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो कि एक बार अपने सिलेबस को पढ़ चुके हैं। ये आपको एक डायरेक्शन देने के लिए है। आपने अगर अपने सिलेबस को एकदम नहीं पढ़ा है, अभी तैयारी शुरू ही करने वाले हो, तो शायद ये क्लास आपको जेएनयू तक ना पहुंचा पाए, डीयू तक ना पहुंचा पाए, पर सिलेक्शन तो करवा ही देगा। ओके, दूसरा कोर्स आपके लिए आ रहा है एमसीक्यू सेशन। एमसीक्यू सेशन जो रोज हमारा रात को 10 बजे 10 क्वेश्चन वाला सेशन था, उसी को एक्सटेंड किया गया है। अब वो एमसीक्यू सेशन के रूप में आप लोगों के सामने उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे। अगले एक महीने में टारगेट ये है कि हम लोग लगभग 1100 क्वेश्चंस को कवर करें। तो 10 बजे हम लोग लाइव मिलेंगे। ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, 10 बजे वाली क्लास आपको लाइव मिलेगी। इसी के साथ हमारे ऐप पे भी कोर्सेज चल रहे हैं। कौन से कोर्सेज चल रहे हैं आपको जानना चाहिए। सबसे पहले तो सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस क्रैश कोर्स में, अब ये इनके लिए है जिनको पूरा सिलेबस करना है। इसमें हम लोग A to Z सिलेबस कर रहे हैं, कंप्लीट डिटेल टेस्ट, नोट्स, हर चीज के साथ। तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट ये जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है, जिसमें 20 फुल सिलेबस टेस्ट, 15 सेक्शन टेस्ट, 10 मंथली टेस्ट और पीवाईक्यू वगैरह भी मिलेगा। टेस्ट डिस्कशन क्लासेस सब कुछ मिलेगा। ये भी एक है जो कि पुराना कोर्स है। इसमें भी, इस कोर्स में ये भी है, ये भी है। ये कोर्स प्लस ओल्ड कोर्स इज इक्वल टू ये कोर्स। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है, वैसे मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, 30-40 दिन का टाइम बचा है, आप उतना पढ़ नहीं पाओगे। बट अगर आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए तो आप ये कोर्स भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? हम लोग शुरू करेंगे अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक से, जिसको मैंने कई बार पढ़ा चुका है, बट स्टिल रिवीजन में तो करना ही है। कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ज्योग्राफी क्या होता है। ये थोड़ी क्लासेस तेज रहेंगी। अगर आपको ये ज्यादा तेज लग रहा हो तो इसको 0.75 पे करके देख लेना, तो सही दिखेगा। ओके, तो ज्योग्राफी टर्म जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है, ये आपको पता है। ये जो टर्म है ये इरेटोस्थनीज का कॉइन किया हुआ है ना। और ये कब हुआ था? 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से ये बात की जाती है। ठीक है, तो ये एक ग्रीक टर्म है, जियो प्लस ग्राफी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ की यहाँ पे बात की जाती है। पहला टॉपिक अगर आप अपने सिलेबस में देखते हो तो ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात होती है। अब जो ओरिजिन ऑफ अर्थ है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है, ये मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूं। हम लोग यूनिवर्स या सोलर सिस्टम के ओरिजिन की बात करते हैं, जिसमें अर्थ की ओरिजिन अपने आप ही आ जाती है। तो अगर इसको क्लासिफाई करोगे तो दो थ्योरी आते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं मोनिस्टिक थ्योरी। मोनिस्टिक थ्योरी का मतलब जिसमें हम लोग एक स्टार को कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि आरंभ में एक कोई तारा था। दूसरा होता है डुअलिस्टिक थ्योरी। डुअलिस्टिक थ्योरी कहता है कि कम से कम 2 स्टार्स थे या 2+ स्टार थे। इसको ट्राई हाइब्रिड में भी रख सकते हो, इसमें 2-3 से ज्यादा तारे हो सकते हैं। दूसरा हॉट ओरिजिन हो सकता है या कोल्ड ओरिजिन हो सकता है। तो ये हॉट ओरिजिन का क्या मतलब हुआ कि इनिशियल जो आपका प्रीमॉर्डियल मटेरियल है, आरंभिक जो मटेरियल है, वो गर्म है या ठंडा है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। बट आता क्या है? बेसिकली इसमें आता है थ्योरी। थ्योरी का नाम किसने दिया? ये वाली बात। ओके जी, किसने दिया? पहला थ्योरी गैसियस हाइपोथेसिस, जो कि दिया है इमैनुअल कांट ने। किसने दिया? इमैनुअल कांट ने 1755 में इसने ये थ्योरी दी थी। ओके जी, क्या कहता है? इसका जो थ्योरी है वो न्यूटन के लॉ पे आधारित है। ये कहता है कि आरंभ में सुपर नेचुरल मैटर था, बहुत सारे आरंभिक पदार्थ थे जो ठंडा था, रुका हुआ था। धीरे धीरे उसमें मोशन शुरू हो गया, मोशन से वो टकराने लगे, टकराने टकराते गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ते बढ़ते पिघल के आपस में जुड़ गए, सारे मटेरियल जुड़ गए, तो वो रोटेट होते होते एक नेबुला बन गया। वो जो रोटेटिंग नेबुला था जब ठंडा हुआ कॉन्ट्रैक्शन के कारण, उसमें से मटेरियल टूट टूट के बाहर निकले। वो जो टूटे हुए मटेरियल थे वो क्या बन गया हमारा? वो बन गया आपका प्लैनेट। तो इसने कहा तो ये तो तुम लोग स्टार्ट किए थे कि सर ये तो न्यूटन के लॉ पे है, बट न्यूटन का लॉ तो कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन से भी ज्यादा जरूरी है। कहता है कि कोई भी मटेरियल अगर रेस्ट पे होगा तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, कोई भी मटेरियल अगर मोशन में होगा तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। अब ये खुद ही कह रहा है गैसियस हाइपोथेसिस कि स्टार्टिंग का जो मटेरियल था वो ठंडा था, रुका हुआ था, तो ये रोटेट कैसे करने लग जाएगा? कोई एक्सटर्नल फोर्स तो तुमने बताया नहीं। तो इसको थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके थ्योरी को मेजर डिस्कार्ड करते हुए किसने बात कही? इसने बात कही नेबुलर हाइपोथेसिस, जो कि लैप्लेस ने दिया था।
ओके, नेबुलर हाइपोथेसिस जो लैपलेस ने दिया था उसने बेसिकली इसका करेक्शन किया था। इसने क्या था कि आरंभिक जो नेबुला है वो बहुत बड़ा था और गर्म था, ठीक है, कोल्ड नहीं था, गर्म था, पहले से स्पिन कर रहा था, रुका हुआ नहीं था। एंड स्पिनिंग के कारण जो है वो कंटिन्यूअस हीट का लॉस होता है। कंटिन्यूअस हीट के लॉस के कारण क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, मटेरियल डिटैच होते हैं, प्लैनेट्स का निर्माण होता है। सिंपल सा इसने बात कही और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नाम याद रखना है। फिर आता है आपका प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस, जो कि चैम्बरलिन एंड मोल्टन, चैम्बरलिन जो भी है एंड मोल्टन ने दिया था। ये कहता है कि पहले एक प्रोटोसन था एंड एक इंट्रूडिंग स्टार था। जब इंट्रूडिंग स्टार प्रोटोसन के पास से निकला तो स्मॉल जो गोला था, जो स्मॉल मैटर था, वो प्रोटोसन में से निकला, ठीक है। ये जो प्रोटोसन में से छोटा मटेरियल निकला, ये बाद में प्लैनेटिसिमल का काम किया, मतलब ग्रहाणु का काम किया, एंड वो ग्रहाणु के ऊपर प्लैनेट्स धीरे धीरे डेवलप हुए। तो ये किसने कहा है, कैम्बरलिन एंड मोल्टन ने अपने प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस, जो कि 1904 में दिया है इसने। फिर आता है जेम्स जीन का टाइटल हाइपोथेसिस, बहुत इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस है, जिसमें ये कहता है कि एक आपका प्रोटोसन है एंड एक आपका घुसपैठिया तारा है। घुसपैठिया तारा मतलब इंट्रूडिंग स्टार। कहता है कि जैसे जैसे ये घुसपैठिया तारा आपके प्रोटोसन के पास आता है, इसमें से मास डिटैच होता है, मतलब इसमें से मैटर निकलता है, और ये जो मैटर निकलता है ये सिगार शेप में निकलता है। क्यों? क्योंकि जब ये दूर था तो कम मास को खींच पा रहा था, क्योंकि ग्रेविटी की पावर कम थी। जैसे जैसे ये स्टार इसके पास आ रहा था तो इसकी ग्रेविटी की फोर्स बढ़ते गई, तो मैटर जो खींच रहा था वो ज्यादा हो गया। तो कहता है इस तरह से सिगार शेप का जो मैटर है वो आपका बाहर निकलता है सन से। कौन से सन से? प्रोटोसन से। अब प्रोटोसन से निकला था तो ये गर्म है, धीरे धीरे क्या होता है, कूल डाउन होता है, एंड इसमें ब्रेक होते हैं, ये टूटते हैं। तो टूटने के कारण हमारे प्लैनेट्स बने। तो इसका जो थ्योरी है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्लैनेट्स की पोजीशन देखोगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इस तरह से देखोगे तो आप देखोगे कि सेंटर में जो प्लैनेट्स हैं वो बड़े हैं, एंड दोनों साइड में जब आप जाते हो तो प्लैनेट छोटे होते जाते हैं। तो ये कहता है कि जाहिर सी बात है कि शिगार शेप्ड निकला होगा, तो बीच में मोटा, साइड में पतला, तो बीच के जो प्लैनेट्स हैं वो बड़े हैं, साइड के जो प्लैनेट है वो छोटे हैं। ओके, इसके हाइपोथेसिस को करेक्ट किया था जेफरी ने। जेफरी ने इसके हाइपोथेसिस को करेक्ट किया था 1929 में, और उसने कहा था कि एक तीसरा तारा था, प्रोटोसन के साथ साथ एक तीसरा तारा था, और ये जो डिटैचमेंट हुआ है वो सेकेंडरी स्टार से हुआ है, प्रोटोसन से नहीं हुआ है, हमारे सूरज से नहीं हुआ है। तो ऐसी कुछ बात जेफरी ने कही थी। मूल रूप से ये जो टाइटल हाइपोथेसिस है इसको जेम्स एंड जेफरी का थ्योरी कहा जाता है, ध्यान रखना ये बात को। फिर कौन आते हैं? फिर हमारे आते हैं रसेल का दिया हुआ बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है। बाइनरी हाइपोथेसिस क्या कहता है, एक प्रोटोसन है, एक कंपेनियन स्टार है, और एक इंट्रूडिंग सन है। अब इसमें तीन स्टार है, एक प्रोटोसन, एक इसका रिवॉल्विंग स्टार, और एक इंट्रूडिंग स्टार आता है। ग्रेविटेशन पुल के कारण इसमें से मैटर धीरे धीरे करके अलग होते जाते हैं। यह था हमारा बाइनरी हाइपोथेसिस, मतलब दो स्टार पे बेस्ड है। फिर आता है हॉयल का सुपरनोवा हाइपोथेसिस, ये पब्लिश हुआ था नेचर ऑफ यूनिवर्स में 1946 में, ठीक है जी। अब ये क्या कहता है कि एक प्रोटोसन था और एक दूसरा तारा था। समय के साथ क्या हुआ, इस जो स्टार थे, ठीक है, ये जो आपका कंपेनियन स्टार था, इसमें क्या हुआ, ये सुपरनोवा के स्टेज में गया, इसमें ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोजन हुआ, एंड जो हमारे प्लेनेट का निर्माण हुआ है वो इसके एक्सप्लोजन के कारण हुआ है, और ये जो हमारा प्रोटोसन है उसके अराउंड अब रिवॉल्व करता है। ओके, ये कौन है? सुपरनोवा हाइपोथेसिस बाय हॉयल। फिर हमारा आता है लिमेयर का दिया हुआ बिग बैंग थ्योरी, जो कि सबसे ज्यादा अप्रूव्ड थ्योरी, सबसे ज्यादा माना जाने वाला लॉ है, थ्योरी है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आरंभ में सिंगुलैरिटी था, विलक्षणता था, एक मैटर था, एक मैटर का बॉल था, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? सिंगुलैरिटी। टाइम के साथ क्या हुआ, इस सिंगुलैरिटी में विस्फोट हुआ, एंड इसके मटेरियल जो है दूर 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 फैलते गए, एंड इस दूर दूर फैलाव के कारण क्या होता है, हमारे यूनिवर्स के जो अलग अलग चीजें हैं, सोलर सिस्टम्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इन सब का निर्माण हुआ। तो ये की था आपके ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, ठीक। इतना बहुत है जानकारी, डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप पढ़ सकते हो, बाकी आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, उसमें डिटेल में पढ़ाया गया। आगे चलो, आगे हम आते हैं पृथ्वी पे। हम चले गए तो पृथ्वी पे हमारा सबसे पहले टॉपिक होता है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? भू आकृति विज्ञान। भू मतलब धरती पे, आकृति मतलब जो लैंड फॉर्म्स बने हुए हैं उसका जो विज्ञान है उसको भू आकृति विज्ञान कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी समझना है तो अर्थ के ऊपर समझना है, बट अर्थ के ऊपर को समझने से पहले, क्योंकि अर्थ के ऊपर की जो मूवमेंट है वो पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा वगैरह है उनके कारण हो रहा है, तो पृथ्वी के इंटीरियर को जानना जरूरी है। इंटीरियर तो तुम जान नहीं सकते, क्योंकि तुम गड्ढा करके नीचे तो जा नहीं सकते, एक लिमिट है नीचे जाने की,
है ना, एक लिमिट है नीचे जाने की, गड्ढा करके जाने की। तो कुछ डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके डेटा का, उसको हम लोग कहते हैं सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स क्या है? पृथ्वी के अंदर जब मोशन होता है, जब एनर्जी रिलीज होता है, तो उसको हम लोग सिस्मिक वेव्स कहते हैं। इसको रिकॉर्ड करने वाले जो इसकी स्टडी है, इसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, और इसको जो रिकॉर्ड करने वाला यंत्र होता है उसको सिस्मिक ग्राफ कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। ओके जी, अब इसके बारे में जानो कि ये क्या है। एक तरह का वेव है जो कि हमारे पृथ्वी पे फोर्स के कारण उत्पन्न होती है। वेव क्या होता है? एक पत्थर लो पानी में मारो, वो रिपल्स बने, वो वेव है एक तरह का। ठीक है, स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो तो वो ऐसे से होगा, ये वेव है एक तरह का। ओके जी, तो सभी जो पार्टिकल्स होते हैं, सभी जो दुनिया में चीजें, वो वेव फॉर्म भी शो करते हैं। लाइट को भी वेव माना जाता है, हर चीज वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ऐसा माना जाता है। तो जो पृथ्वी के इंटीरियर की एनर्जी है वो भी आपके वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। तो जहां से इस एनर्जी का ओरिजिनेट करता है, जहां से ये एनर्जी ओरिजिनेट करता है भूमि के नीचे, उसको कहते हैं फोकस। फोकस कहाँ है? पृथ्वी के नीचे का वो पॉइंट जहां पे एनर्जी ओरिजिनेट कर रही है। एंड एपिसेंटर क्या है? एपिसेंटर वो पॉइंट है जो कि फोकस के परपेंडिकुलरली ऊपर है। फोकस अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो परपेंडिकुलर ऊपर जो आपको पॉइंट मिलेगा, डेट इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो फोकस एंड एपिसेंटर समझ के। अब ये जो वेव्स हैं वो तीन तरह की होती है सर, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव। प्राइमरी वेव कौन सा है? जो सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले रिकॉर्ड होगा। सेकेंडरी वेव जो सिस्मोग्राफ पे उसके बाद रिकॉर्ड होगा। टर्शरी वेव जो लास्ट में रिकॉर्ड होगा। तो फर्स्ट रिकॉर्डेड वेव इज प्राइमरी वेव, सेकेंड रिकॉर्डेड वेव इज टर्शरी वेव, सेकेंडरी वेव, एंड तीसरा जो वेव है उसको हम लोग सरफेस वेव कहते हैं। अब देखो, ये जो प्राइमरी वेव है ये सबसे फास्ट होगा, फास्टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले आया। पर एनर्जी निकली कहां से थी? एनर्जी यहीं से निकली थी, फोकस से ही निकली थी। लेकिन सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले कौन पहुंचा? प्राइमरी वेव पहुंचा। प्राइमरी वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये फास्टेस्ट होता है। एंड ये सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी पार्टिकल से पास हो सकता है। मतलब सॉलिड से भी निकल जाएगा, लिक्विड से भी निकल जाएगा, गैस से भी निकल जाएगा, बट इसकी स्पीड में चेंज आएगा। ओके, जैसे जैसे मटेरियल की डेंसिटी बदलेगी, इसकी जो स्पीड है उसमें परिवर्तन आएगा। इसलिए जैसे जैसे मैटर चेंज होगा, ये जो वेव है वो डिफ्लेक्ट करता जाएगा। जैसे लेजर लाइट को पानी में मारते हो तो डिफ्लेक्ट होता है, सेम फिनोमेना यहाँ पे होता है। ओके जी, इस वेव के साथ ये एक तरह का कंप्रेशनल फोर्स, कंप्रेशन वाला फोर्स, कंप्रेशनल फोर्स है। दूसरा है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव आपका अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव है। इसकी स्पीड p से कम होती है, प्राइमरी से कम होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सॉलिड से सिर्फ पास होता है, लिक्विड होगा तो ये नहीं जाएगा, गैस होगा तो ये नहीं जाएगा। मतलब लिक्विड से ही पास नहीं होता है, सॉलिड से पास होता है। ये डिस्टॉर्शनल वेव है। एंड तीसरा है एल वेव, जो कि कॉम्प्लेक्स वेव है, स्लोएस्ट होता है, एंड ये सरफेस के ऊपर आके जो ग्राउंड पार्टिकल्स है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। जो तो आपका डैमेज होता है अर्थक्वेक के कारण, सिस्मिक वेव के कारण, वो आपके सरफेस वेव्स के कारण होता है, एल वेव्स के कारण होता है। इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि पी वेव सॉलिड गैस सबसे पास होता है, लिक्विड से भी पास होता है, एंड जो आपका ये एस वेव है ये पास नहीं होता है। किससे पास होता है? सिर्फ सॉलिड से पास होता है। तो इंसान ने स्टडी किया, मतलब वैज्ञानिकों ने स्टडी किया, जाहिर सी बात है, तो देखा कि अगर यहां से पी वेव को तुम ओरिजिनेट करते हो तो सब जगह जाता है, सब जगह जाता है, लेकिन 105 से 145, ध्यान यहां पे ये रखना है, कुछ बुक इसको 103 से 142 लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि 105 से 145 के बीच में इसका शैडो जोन मिल गया, मतलब यहां पे ये वेव नहीं जा रहे। उसने कहा ठीक है, हमको तो पता है कि ये सबसे पास होता है तो जो मर्जी मटेरियल है वो पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गैप दिख रहा है। गैप क्यों दिख रहा है? क्यों? क्योंकि तुम्हें यह भी पता है कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर अगर डेंसिटी चेंज होगी या डेंसिटी चेंज होगी तो आपका जो ये वेव है वो डिफ्लेक्ट करेगा, है ना, डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका मतलब कि अंदर जाके जरूर मैटर बदल रहा है, मैटर की डेंसिटी बदल रही है, इसीलिए जो ये वेव का जो है हमें शैडो जोन मिल रहा है। उसने कहा ठीक है, साइंटिस्टों ने फिर कहा कि चलो एस वेव का चेक करते हैं, एस वेव को ओरिजिनेट करवाएं। तो 105 से लेके 105 के बीच में पूरा ही उसके इसके ऑपोजिट में मिला ही नहीं। क्या नहीं मिला? आपके प्रेजेंस ऑफ एस वेव भी नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिलेगा सर? तो उसने कहा कि यार जरूर यहां पे कोई ना कोई लिक्विड चीज है, क्योंकि लिक्विड से हमारा एस वेव पास नहीं करता है, सिर्फ सॉलिड वेव पास करता है, सॉलिड से पास करता है, लिक्विड से पास नहीं करता है। तो क्या दिमाग लगाए? उसने कहा जरूर यहां पे जो कोर है वो हमारा लिक्विड कोर है। तो इसके बेसिस पे अर्थ के इंटीरियर की क्लासिफिकेशन की जाती है। पहला क्लासिफिकेशन आपका सुएस देता है, ठीक है। सुएस कहता है कि पृथ्वी के अंदर आपको 3 तरह के लेयर्स मिलते हैं, सियाल, सीमा एंड नीफ,
ठीक है, 3 लेयर कौन से हैं, बात हम लोग करेंगे। पहला है सियाल, सीमा एंड नीफे। सियाल का मतलब क्या हुआ, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सीमा का मतलब क्या हुआ, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। नीफे का मतलब हुआ निकल प्लस फेरस, मतलब निकल और फेरस के साथ मिलके बना हुआ है। तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम आपकी मानी जाती है से 2.9 के बीच में। सीमा की 2.9 से लेके 4.7 की मानी जाती है। एंड जो आपका नीफे है उसका लगभग 10-11 के आसपास मानी जाती है। तो कहा जाता है 3 लेयर है बेसिकली। जो सियाल है वो ग्रेनिटिक लेयर माना जाता है, जो सीमा है वो बासाल्टिक लेयर माना जाता है। अब ये क्या है, ये फर्दर क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड जो नीफे है वो मैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें फेरस है, फेरस एक आपको मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है जी, तो ये क्या है आपका 3 क्लासिफिकेशन। बट आजकल जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, हम लोग करते हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर का। ओके जी, तो अपर मोस्ट जो लेयर है उसको कहते हैं क्रस्ट, फिर आता है मेंटल, फिर आता है कोर। तो क्रस्ट क्या है, जो अपर मोस्ट लेयर है लिथोस्फेयर का, पृथ्वी का, उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। लगभग ये 30 से लेके 100 किलोमीटर की गहराई तक मिलता है, ऊपर से लेके जमीन से लेके 30 से लेके 100 किलोमीटर तक, वेरिंग, क्योंकि आपका माउंटेन्स है, ओशन है, किस तरह का क्रस्ट है उस पर ये डिपेंड करता है कहां तक आपको मिल रहे हैं। ये जो क्रस्ट का लेयर है ये एस्थीनोस्फेयर के मोल्टेन एस्थीनोस्फेयर एक ऐसा लेयर है जिसमें पिघला हुआ मैग्मा है। तो उस पिघला हुआ मैग्मा के ऊपर ये फ्लोट कर रहा होता है, इसको लिथोस्फेयर कहते हैं, क्रस्टल लेयर कहते हैं। एस्थीनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। कहां तक है ये, लगभग ये आपका 100 किलोमीटर तक के डेप्थ तक आप मान सकते हो, 30 से 100 वेरी करता है। वहां से लेके डेप्थ तक, नीचे तक, कहां तक, 2900 किलोमीटर तक, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग कहते हैं मेंटल। नाउ मेंटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ, क्योंकि पृथ्वी के टोटल वॉल्यूम का ये 83% पार्ट को होल्ड करता है। एंड टोटल मास का, टोटल जो इसका द्रव्यमान है उसका ये 68% पार्ट को होल्ड करता है। तो मेजर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर है वो आपको मेंटल में देखने को मिलता है। मेंटल के नीचे जाओगे तो आपको कोर मिलेगा, कहां तक, पृथ्वी के डेप्थ तक। कमेंट करके बताना कि पृथ्वी की रेडियस कितनी है। तो जहां पृथ्वी का रेडियस खत्म होता है वहां पे आप क्या देखते हो, वहां पे आपको दिखाई देता है कि कोर दिख रहा है। अब ये जो लेयर्स है ना उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो पृथ्वी में कुछ डिस्कॉन्टिन्यूटी पाई जाती है, जैसे अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड डिस्कॉन्टिन्यूटी मिलता है। इस पे देखो क्वेश्चन आएगा, कोनार्ड डिस्कॉन्टिन्यूटी मिलता है। लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी मिलता है। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी डिस्कॉन्टिन्यूटी मिलता है। लोअर मेंटल एंड अपर कोर के बीच में गटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी मिलता है। एंड अपर कोर एंड लोअर कोर के बीच में आपको क्या मिलता है, लेमन डिस्कॉन्टिन्यूटी मिलता है। तो ये था इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। अब इंटीरियर ऑफ अर्थ जब तुमने समझा तो मैंने कहा कि एस्थीनोस्फेयर होता है, एस्थीनोस्फेयर के ऊपर ये लिथोस्फेयर मूव कर रहा है। तो इस लिथोस्फेयर का जो खंड होता है, अगर इसको तुम अलग अलग पार्ट्स में देखोगे तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेट। एंड इन प्लेट्स की मूवमेंट की जब तुम स्टडी करते हो तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। पृथ्वी पे कुल यहां पे देख लेते हैं, पृथ्वी पे कुल पहले 6 मेजर प्लेट हैं एंड लगभग 20 माइनर प्लेट है। मेजर प्लेट के नाम आपको पता होने चाहिए, यूरेशियन प्लेट, इंडो अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, सॉरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट। तो यानी कि ओशन एंड कॉन्टिनेंट का जो मेजर पार्ट है वो मेजर प्लेट्स पे आते हैं। उसके बाद लगभग 20 के लगभग हमारे छोटे छोटे प्लेट्स हैं जिसको हम लोग माइनर प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स की कुछ लोकेशंस, इसमें 2-3 प्लेट याद कर लो, जैसे जुआन दी फूका प्लेट, ये कहां पे है आपका, ये अगर आप देखोगे तो ये पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में। फिर यहां पे आता है कोकोस प्लेट, यहां पे है नाजका प्लेट, यहां पे है कैरिबियन प्लेट, एंड यहां पे देखो ये है स्कॉशिया प्लेट, स्कॉटिया प्लेट। ठीक है, कम से कम ये जो 5 प्लेट का मैंने नाम लिया, ये इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो दीज आर इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स। अब ये जो प्लेट्स है ये क्या है, ये हमेशा मोशन में रहते हैं। यहाँ पे आप देख लो, विल्सन ने सबसे पहले प्लेट टर्म्स का यूज किया। मैकेंजी एंड पार्कर ने प्लेट टेक्टोनिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूलर थ्योरम का प्रयोग किया था। एंड मॉर्गन एंड पीचन ने ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ प्लेट मूवमेंट या मैकेनिज्म ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है, इसको मॉर्गन एंड पिचन ने बताया था। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे कि जेटी विल्सन, तो जो विल्सन है व्यक्ति जिसने प्लेट टर्म क्वाइन किया था। ऑलराइट, अब ये जो प्लेट है ये अलग अलग प्रकार से मोशन करते हैं। कैसे, या ये एक दूसरे के पास आ सकते हैं, ठीक है, या एक दूसरे के, या देखो पास आ सकते हैं, एक दूसरे की तरफ आएंगे,
एक दूसरे से दूर जाएंगे या एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट, डाइवर्ज कर रहा है। देखो जब डाइवर्ज होता है ना तो नीचे का मैग्मा बाहर आता है, नीचे का मैग्मा बाहर आता है, ऊपर जमता है, तो उसके जमने के कारण क्या होता है, नए लैंडफॉर्म का निर्माण होता है। इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि नए लैंड मास का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ऑलराइट, दूसरा है अगर ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है, अब ये दूसरे के जब अलग जाते हैं तो रिफ्ट का निर्माण करते हैं, रिजिस का निर्माण करते हैं, ये ध्यान रखना। जब ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट या फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन का क्या मतलब हुआ कि जब ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये एक के नीचे दूसरा जा रहा है, ठीक है, अंदर धस रहा है, सबडक्ट कर रहा है। तो सबडक्ट का मतलब क्या हुआ, ये जो पुराना लैंड फॉर्म था ये नीचे जाके मेल्ट हो जाएगा ना, तो लैंड फॉर्म का लॉस हो रहा है, इसीलिए इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। कन्वर्जेंट में डिस्ट्रक्टिव होता है। एंड जब ये पैरेलल चल रहे होते हैं तो इस पैरेलल मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहते हैं। ऑलराइट, तो ये तीन तरह के प्लेट के मोशन हमको दिखाई पड़ते हैं। आगे हमारा ये कुछ थ्योरी है, थ्योरीज को हम लोग कल के क्लास में करेंगे। इसी तरह से देखो जिस तरह जल्दी जल्दी मैंने पढ़ाया क्योंकि बहुत कम टाइम में आपको रिवीजन में ये हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। बट अगर फिर भी आप फुल कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये क्रैश कोर्स लेना चाहिए, और कुछ नहीं लेने का मन है तो टेस्ट सीरीज तो ले ही लो, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करेगा। 20 टेस्ट हैं, फुल टेस्ट, ठीक है, 20 फुल टेस्ट हैं, तो 75 1500 क्वेश्चन तो यही होगा ना, 750 750, और उसके अतिरिक्त बाकी के भी टेस्ट हैं, तो आपको ये हेल्प करेगा। बाकी अब हम मिलते हैं आपसे 10 बजे रात को, जब हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आया, समझ में आया, एंड ये आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, कल हम लोग फिर से मिलेंगे इसी टाइम पे, एंड 10 बजे भी हम लोगों को मिलना ही है, तो अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, JNU जाना है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।